स्वागत है आप लोग का परीक्षावाड़ी चैनल पे। तो हम लोग केंद्र के बारे में पढ़ रहे थे। तो केंद्रीय कार्यपालिका में हम लोगों ने राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को पढ़ लिया था। आज हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे कि प्रधानमंत्री कौन होता है। ठीक, तो हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यकारी प्रमुख होता है, लेकिन साथ में यह भी जाना था कि वो केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। जो प्रधानमंत्री होता है देश का, वो वास्तविक प्रमुख होता है। क्या होता है? वास्तविक प्रमुख होता है। आर्टिकल 75 कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री नहीं बना देगा। राष्ट्रपति जो लोकसभा में बहुमत का नेता होगा उसे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाता है या उसकी नियुक्ति करता है। तो और उसके बाद वो अपने सलाह के अनुसार ही कार्य करता है, उसके सलाह के अनुसार ही वो कार्यपालिका से संबंधित कार्य करता है। इस वजह से वो नाम मात्र का प्रमुख होता है, ये वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में। देखिए, ये है राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। एक होता है मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल में ही एक होता है प्रधानमंत्री। यह मंत्रिमंडल का भी सदस्य होता है, लेकिन इन सब का प्रमुख होता है ये प्रधानमंत्री जो है। ठीक, तो प्रधानमंत्री क्या करता है कि वह राष्ट्रपति को कई चीजों में सलाह देता है। जो भी कार्यपालिका से संबंधित, कार्यपालिका का ये प्रमुख होता है राष्ट्रपति देश में, तो कार्यपालिका से संबंधित जितने भी सलाह होंगे सब प्रधानमंत्री के द्वारा ही दिए जाएंगे। या मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल एक तरह से आपस में एक सामूहिक रूप से जुड़े होते हैं। ठीक, तो एक का निर्णय सभी के ऊपर बाध्यकारी हो जाता है, सभी के जवाबदेही बनाता है उसको। एक का डिसीजन, कोई एक मंत्रिपरिषद का व्यक्ति डिसीजन लेता है तो वो सभी लोगों पे एक सामूहिक रूप से जवाबदेही तय करता है। ठीक, तो आर्टिकल 75 में इसकी नियुक्ति के बारे में दी गई है। राष्ट्रपति की नियुक्ति, अरे सॉरी, यहां पे प्रधानमंत्री की नियुक्ति। राष्ट्रपति करेगा। लेकिन किसी को तो मन से उठा के बना नहीं देगा। लेकिन क्या होता है कि देश में लोकसभा का चुनाव होता है। चुनाव के बाद यदि किसी पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त नहीं हो पाती है, उस परिस्थिति में क्या राष्ट्रपति के पास जो विवेक वाली शक्ति है वो प्राप्त हो जाती है, और वो जो सबसे बड़े दल का नेता रहता है उसके नेता को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाता है या उसको नियुक्त करता है, और 1 महीने का समय देता है कि भाई आप वहां पे बहुमत सिद्ध करिए अपना लोकसभा में। ठीक, तो वहां पे उसकी स्थिति विवेक वाली हो जाती है। लेकिन ऐसे नहीं है, वहां भी स्थिति विवेक वाली ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठा के प्रधानमंत्री बना देगा। यहाँ पे बात वही रहेगी कि जो उस दल का नेता रहेगा, यानी जो राजनीतिक एक पहुंच रखता हो या एक प्रकार से अपनी सुदृढ़ स्थिति बनाए हुए हो राजनीतिक पहलू में, उसी को वो प्रधानमंत्री बना सकता है। और वो
राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि इनका यदि इस दल के नेता हैं और इनका बहुमत लोकसभा में पर्याप्त रूप से उपस्थित है, ठीक। तो ये प्रधानमंत्री के आर्टिकल 75 नियुक्ति की बात करता है। फिर जो इसका शपथ होगा, शपथ वो राष्ट्रपति ही दिलाएगा, ठीक। पदावधि इसकी कितनी होती है? अमूमन प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वो तभी तक अपना प्रधानमंत्री पद पे बना रह सकता है जब तक कि वो लोकसभा में अपना बहुमत प्राप्त है उसका, ठीक। जब राष्ट्रपति को ऐसा लग जाएगा कि वो बहुमत में नहीं है तो वो प्रधानमंत्री को बर्खास्त भी कर सकता है। इसलिए जो प्रधानमंत्री का पद है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। क्या है? प्रसाद पर्यंत है। ये राष्ट्रपति की इच्छा के ऊपर भी बना हुआ है। ऐसा भी नहीं इच्छा है कि जब मन तब हटा दिया, जब मन तब बना दिया। वो एक सिस्टम है कि जो लोकसभा में जो दल बहुमत में रहेगा उसके दल को, नेता को प्रधानमंत्री के रूप में बनाया जाएगा, ठीक। फिर आगे है प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्य। एवं कार्य। तो इसका शक्तियों का बंटवारा कुछ एक मंत्रिपरिषद के संबंध में देख लेते हैं अलग से, राष्ट्रपति के संबंध में देख लेते हैं और फिर संसद के संबंध में देख लेते हैं, ठीक। तो मैं पहले ही बताया कि एक मंत्रिपरिषद होती है, इसका प्रधान होता है प्रधानमंत्री। तो मंत्रिपरिषद के संबंध में देख लेते हैं कि क्या क्या कार्य होता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का। के संबंध में राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की। जो बहुमत दल के नेता होता है उसको। उसके बाद क्या होता है कि प्रधानमंत्री होता है वो अपने दल के व्यक्तियों को मंत्री पद का शपथ के लिए मंत्री की नियुक्ति या सलाह देता है राष्ट्रपति को कि आप इन इन व्यक्तियों को मंत्री पद का शपथ दिलवाइए, ठीक। फिर उनके पोर्टफोलियो को वो डिस्ट्रीब्यूट करता है कि आपके पास ये विभाग रहेगा, आपके पास वित्त मंत्रालय, आपके पास रक्षा मंत्रालय, आपके पास विदेश मंत्रालय, ये सारे मंत्रालयों का डिवीजन करता है, ठीक, का वितरण करता है, ठीक। वितरण है विभाग। ये सब केवल प्रधानमंत्री की इच्छा पे भी निर्भर नहीं हो जा रहा है, ये सब एक सिस्टम के तहत चलता रहता है। क्योंकि देखिए मंत्रिपरिषद जो हो जाता है वो एक सामूहिक रूप से कई लोगों का, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कई लोगों का समूह से ही कोई सरकार का गठन हो सकता है। और सरकार बनता है तो किसी एक व्यक्ति को असीमित पावर नहीं दिया जाता है, वह एक राजनीतिक परिदृश्य से बधा होता है, ठीक। तो वो मंत्रालयों का वितरण करता है। फिर प्रधानमंत्री के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो इसका प्रधान है तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों को त्याग पत्र बोलेगा कि किसी मंत्रिपरिषद के जो मंत्री हैं तो उसको त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है कि वो उसको बर्खास्त करे। किसको? तो वो मंत्री को, ठीक, जिसको वो त्याग पत्र मांग रहा था। या
वह स्वयं त्याग पत्र देकर, यदि प्रधानमंत्री चाहे तो खुद यदि त्याग पत्र देता है तो सारी मंत्रिपरिषद जो है इसकी सब भंग हो जाती है उसी दिन, जिस दिन वो अपना त्याग पत्र देता है। यदि किसी एक मंत्री ने त्याग पत्र दिया तो उसका पद रिक्त होता है वहां पे, लेकिन यदि प्रधानमंत्री यानी जो मंत्री परिषद का मुखिया है वो अपना पद त्याग पत्र देता है तो सारी उसकी मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है। ठीक, फिर वो सभी मंत्रिपरिषद का जितना भी बैठक होगा, मंत्रिपरिषद में देखिए जितने भी मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री, राज्य मंत्री, इस पे मैं कल बताऊंगा कि पूरी मंत्रिपरिषद की कैसे कैसे डिवीजन किया गया है, कि स्वतंत्र प्रभार मंत्री कौन होते हैं, कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, राज्य मंत्री कौन होते हैं, संयुक्त सचिव कौन होते हैं। ठीक, तो इसके बारे में कल अच्छे से पढ़ा जाएगा। आज हम लोग को केवल जानना है प्रधानमंत्री के बारे में। तो मंत्रिपरिषद की जितनी भी बैठक होगी उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगा। ठीक, बैठक की अध्यक्षता, ठीक, तो उसकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करेगा। फिर आगे आता है कि सभी मंत्रियों को निर्देशित करता रहता है कि आप इस प्रकार से कार्य करिए, या मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में वो एक संवाद के कड़ी के रूप में कार्य करता है। ठीक, क्या करता है, संवाद के कड़ी के रूप में कार्य करता है, और सामूहिक रूप से वो सब आपस में जुड़े होते हैं पूरी मंत्रिपरिषद। ठीक, तो इतना ही मंत्रिपरिषद के संबंध में कार्य होता है इसका। ठीक, फिर राष्ट्रपति से भी इसका कुछ संबंध होता है। राष्ट्रपति से क्या संबंध होता है, तो सबसे पहली बात तो राष्ट्रपति ही इसकी नियुक्ति करता है। नियुक्ति हो जाने के बाद कोई भी कार्यपालिका संबंधी कार्य है या विधायी विषय प्रस्थापना है तो उस पे वो जानकारी को मांग सकता है। जो ऐसा कार्य जो प्रधानमंत्री को अपने पद के अंतर्गत रहते हुए वो शक्ति प्राप्त हुई है कि वो कार्य वो करे प्रधानमंत्री, तो उससे संबंधित वो सारे कार्य की जानकारी राष्ट्रपति मांग सकता है। किससे, प्रधानमंत्री से मांग सकता है। ठीक, कि कार्य, क्योंकि भाई कार्यपालिका का प्रमुख तो राष्ट्रपति ही है, तो इतना तो उसको अधिकार बनता ही है कि वो उनके पद की जानकारी मांग सकता है, लेकिन जो व्यक्तिगत जानकारी है उसको नहीं मांग सकता। ठीक, जो प्रधानमंत्री पद से संबंधित जानकारी है वही केवल मांग सकता है। भाई कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो एक राजनीतिक पार्टी से भी जुड़ा रहेगा, क्योंकि वो एक राजनीतिक पार्टी दल का भी नेता होता है, तो उससे संबंधित रणनीतियां बताने के लिए राष्ट्रपति को नहीं वो है, लेकिन केवल प्रधानमंत्री पद जो है सरकार का, वो उस पर यदि कोई कार्य करना है तो उस पर बताने के लिए वो बाध्य रहेगा। ठीक, फिर जितने भी संवैधानिक पद हैं, महान्यायवादी का या सुप्रीम कोर्ट के जज का, जिसे सुप्रीम कोर्ट के जज का नहीं, महान्यायवादी का हो गया, फिर भारत के महानियंत्रक महालेखा परीक्षक का या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का, सब प्रधानमंत्री के सलाह से ही वो नियुक्ति करता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की अलग प्रक्रिया है। ठीक, तो उससे संबंधित अलग प्रक्रिया है। तो एक तो प्रधानमंत्री सलाह देता है राष्ट्रपति को। ठीक, अब बाकी जो जो प्रक्रिया मैंने बताया वो है उसमें। फिर संसद के विषय में भी इसको कुछ अधिकार प्रदान किया गया है। संसद में क्या इसको अधिकार प्रदान किया गया है, तो वो सत्र को आहूत या सत्रावसान करने की
सलाह राष्ट्रपति को देता है। सलाह किस पे देता है? संसद के सत्र को आहूत करने के लिए, सत्र आहूत और सत्रावसान की। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करता है और सत्रावसान करता है। तो वो राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुरूप नहीं करता है, वो प्रधानमंत्री के सलाह पे ही संसद के सत्र को आहूत और सत्रावसान करता है। ठीक, फिर वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित कर सकता है। यदि प्रधानमंत्री बहुमत में है, सरकार उसकी बहुमत में है लोकसभा में, तो वो किसी समय अपने 5 वर्ष के कार्यकाल से बीच की अवधि में भी लोकसभा का विघटन कर सकता है कि अब नए चुनाव का घोषणा करवा सकता है कि आप नए चुनाव का घोषणा करिए। हाँ, यदि वो बहुमत में नहीं रहता है तो उसका सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति वहां पे बाध्य नहीं होता है। लेकिन बहुमत में है पूर्ण रूप से, जैसे अभी मोदी बोले कि चुनाव, लोकसभा का विघटन हुआ, चुनाव कराया जाए, तो अभी भी बीच अवधि में भी चुनाव हो जाएगा, भले ही कार्यकाल उनकी पूरी न हुई हो 5 साल की उस लोकसभा के। ठीक, तो ये हो गया। लेकिन वैसे कोई अमूमन करने तो जाएगा नहीं कि भाई सरकार सत्ता में आई है तो क्यों पहले ही इस्तीफा दे। सरकार की तो चेष्टा रहेगी कुछ दिन और बनी रहे, लेकिन कुछ रणनीति के चलते ऐसा व्यक्ति कुछ 4-5-6 महीने पहले आगे पीछे कर लेते हैं। ठीक, फिर वह सभा पटल पे, संसद के सभा पटल पे सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, ये लोकसभा विघटन की बात करता है, और सभा पटल पे सरकार की नीतियों को रखता है। क्या करता है? रखता है और उसको बताता है। ठीक, प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी भी सदन में भाग ले सकता है, बोल सकता है, कार्रवाई कर सकता है। वोटिंग वो उसी में करेगा जिसमें वो सदस्य हो। ठीक, फिर कुछ चीज के अन्य कार्य भी हैं, वो भी देख लेते हैं। अन्य कार्य, अन्य कार्य में क्या होगा? जैसे वो योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद और जन संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। किसका किसका? योजना आयोग, योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है नीति आयोग। योजना आयोग को भी अध्यक्षता यही करता था। ठीक, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, एकता परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद। इतने, वैसे तो बहुत चीजों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, लेकिन मुख्य रूप से इन चीजों की अध्यक्षता करता है। ठीक, फिर उसके अन्य कार्य में कुछ कार्य हैं, जैसे कि वह राष्ट्र की विदेशी नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो राष्ट्र की विदेश नीति रहेगी उसको कार्यान्वित करने में वही मुख्य रूप से भूमिका निभाएगा। फिर वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता रखता है। ये महत्वपूर्ण है, केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण प्रवक्ता। देखिए, तीनों सेनाओं का रक्षा से संबंधित इसका यह योगदान रहता है कि तीनों सेनाओं का जो कार्यकारी प्रमुख तो राष्ट्रपति रहता है, लेकिन राजनैतिक उसका जो प्रमुख है वो प्रधानमंत्री होता है। ये
क्योंकि किसके साथ युद्ध लड़ना है, किसके साथ, कौन से देश के साथ युद्ध नहीं लड़ना है, ये तय कौन करेगा, ये प्रधानमंत्री ही करता है। ठीक, यहाँ पे कब क्या करना है, जो भी विदेश रक्षा संबंधी नीतियां हैं, ये सब मंत्रालय के, राजनीतिक मंत्रालय के माध्यम से ही किया जाता है। ठीक, इसका कार्यान्वयन में। ठीक, वो सत्ताधारी दल का नेता भी होता है वो, बाकी और कुछ इसमें नहीं है। ठीक, इसके संबंध में कहा जा सकता है एक तरह से कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति का पद है वो एक तरह से भारत में प्रधानमंत्री का पद है। भारत में राष्ट्रपति का पद और अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना एक नहीं की जा सकती। वहां का राष्ट्रपति, यहाँ का प्रधानमंत्री उतनी शक्तियां आपस में लगभग समान समान रूप से रखते हैं। ठीक, तो प्रधानमंत्री का लगभग इतना कार्य रहता है, बाकी उसका योगदान तो पूरे देश में हम देख ही सकते हैं कि प्रधानमंत्री एक क्या क्या कर सकता है। ठीक, तो आज इतना ही, कल हम लोग मंत्री परिषद के बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।